चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के अंतर्गत आज हम लोग प्रिंटेड इमेज और रंगीन चित्र की बात करेंगे। क्यों इसकी आवश्यकता थी और रंगीन चित्र को जब उकेरा गया अकबरनामा या इस तरह के अन्य चीज़ों में, तो क्या उसका विरोध भी हुआ तो क्यों हुआ, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए अकबरनामा, प्रिंटेड इमेज की जब बात करते हैं तो हम अकबरनामा के किसी एक पेज का एग्जांपल लेते हैं। अकबरनामा का मान लो एक कोई पेज है, उस पेज पे कैलीग्राफर ने क्या किया, इसमें बीच में उसने कुछ लिखा, ये जो है लाइन ये लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ कैलीग्राफर क्या करते हैं, उससे संबंधित चीज़ों का इमेज बनाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो पेंटर होते हैं, पेंटर क्या करते हैं, इसके चारों तरफ वो इमेज क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो अकबरनामा या इस तरह की जो भी बुक मुगल एम्पायर के टाइम में लिखवाया जाता था, वो सारे बुक्स, उन सारे बुक्स को एक रंगीन रूप दे दिया जाता था और ये बहुत ही आकर्षक रूप में परिवर्तित हो जाता था। और ये जो है, ये एक तरह से बुक के जो प्रोडक्शन का है, उसकी भव्यता को और उसके टेक्निकल, आप कह सकते हैं कि उसके राजा का जो है उसके टेक्निकल अचीवमेंट को भी दिखाता है, जिसमें इमेज के साथ साथ चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, लिखा भी गया है। और अब हम बात करते हैं कि इस इमेज में क्या क्या क्रिएट किए जाते होंगे। तो इमेज के रूप में मान लो यहाँ पे मुगल कोड की चर्चा हो रही, तो मुगल कोड से जुड़े हुए चीज़ों को क्रिएट किया, या किंग का इमेज बनाया जा सकता है, या स्टेट के किसी भी पार्ट्स का, स्टेट में कहीं भी राजा गया उससे जुड़ा हुआ कोई इमेज है वो हो सकता है। राजा मान लो हंटिंग कर सकता है तो उसका भी इमेज हो सकता है, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे की जा रही है। तो एनीथिंग व्हिच had been described on that page can be painted on that page। इसको मिनिएचर के रूप में डिस्क्राइब एक्चुअली किया, छोटे छोटे चित्रों के रूप में उन्हीं चीजों को डिस्क्राइब किया जाता था। ठीक है, अबुल फजल ने इस जो पेंटिंग है, जो इमेज बनाने की जो प्रक्रिया है, अबुल फजल ने इसको बोला ये मैजिकल आर्ट है, ये लोगों को आकर्षित करता है, ये जो है लोगों को सम्मोहित करता है। और है भी, आप लोग भी, हम लोग भी अब जब कोई पेंटिंग किसी चीज को कर देता है तो हमें लगता है कि सजीवता उसमें आ गई। हम एक निर्जीव चीज में मतलब सजीवता को महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह से ये कलाकार के जो उनकी एबिलिटी है, उनके जो स्किल्स हैं, उनके जो कौशल हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा पेंटिंग कर पा रहा, कितना अच्छा उन चीजों को उकेर पा रहा, उन चीजों को प्रदर्शित कर पा रहा, इस पे डिपेंड करता है। इसलिए अबुल फजल जो अकबरनामा के राइटर हैं, जो अकबरनामा को जिन्होंने जो ऑथर हैं, उन्होंने इसको मैजिकल आर्ट बोला है। उन्होंने कहा जो लिखा नहीं जा सकता उसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, किस पे, पेंटिंग इमेज के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो आपको पता होगा कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं, मुस्लिम रूलर्स के टाइम में, आज से हम लोग बात करें 500-600 ईयर्स एगो, एटलीस्ट 500 to 400 ईयर्स एगो, 500 to 400 ईयर्स एगो ये मिडाइवल वर्ल्ड था, मिडाइवल इंडिया था, जिसमें इस्लामिक ट्रेडिशन के अनुसार इंडिया में रूल हो रहा था। लेकिन उस इस्लामिक ट्रेडिशन के रूल होने के साथ साथ जो रूलर थे वो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ट्रेडिशन से प्रभावित नहीं थे, बहुत कम प्रभावित थे। उनको पता था कि हम वहां पे रूल कर रहे हैं जहां पे बहुसंख्यक आबादी क्या है, हिंदू है, और जो राजा होता है या जो शासक होता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रूल करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो पॉलिसी बनाता है और उसी के अनुसार चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, ना कि जो धार्मिक पक्ष रखने वाले जो लोग हैं, जो धार्मिक पक्ष को प्रदर्शित करने वाले जो ग्रुप हैं, उनके विचारों को। हाँ, उनके विचारों को उसी हद तक वो मानता है जिस हद तक उसको फायदा मिले। जहां पर उनको लगता है उनके ऑर्थोडॉक्स, उनके जो धार्मिक विचार है वो उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करता है कि उसको वो फॉलो ना करे। तो इस संदर्भ में अगर देखोगे तो जो पेंटेड इमेज है, ये इस्लाम में जो उलामा हैं, इस्लामिक जो इस्लामिक लॉ, शरिया, हदीस
या कुरान को जो डिस्क्राइब करते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं उनको उलामा बोलते हैं। जो उलामा हैं ये पेंटेड इमेज का विरोध करते हैं। उनका कहना है, क्या कहना है उलामा का कहना है कि जो पेंटेड इमेज है, ये जो इमेज है ये कहीं न कहीं ये है कि हम एक सजीवता को बनाने की कोशिश करते हैं। हम गॉड ने जिस चीज को जो कैपेसिटी गॉड के अंदर है, हम उस कैपेसिटी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा का ये कहना है, और उनका कहना है अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये ईश्वर के खिलाफ है, ये गॉड के खिलाफ है, ये अल्लाह के मर्जी के खिलाफ है। इसलिए हमें इमेज क्रिएट नहीं करना चाहिए। हमें आइडल क्रिएट ने जो इमेज किसी भी मूर्तियां हो या फिर पेंटिंग हो, किसी भी रूप में हमें इन चीजों को उकेरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर को क्या कर रहे हैं, उनके क्षमता को हम क्या कर रहे हैं, उनके जो कैपेसिटी की चीज है वो हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब हम उनको चुनौती दे रहे हैं। हमें ईश्वर को चुनौती नहीं देना है, हमें अल्लाह को चुनौती नहीं देना। इसके आधार पर ये लोग विरोध करते थे। लेकिन जो रूलर है वो विरोध क्यों सहेगा? वो इसके बहाने, इस अकबरनामा के बहाने, इस पेज के बहाने वो अपनी शान शौकत को दिखा रहा, अपनी इच्छाओं को दिखा रहा, अपने आइडियोलॉजी को दिखा रहा, तो उसके लिए आवश्यक थी। तो उलामा ने विरोध किया, लेकिन राजाओं ने इन विरोध को नहीं माना। जैसे अकबर, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अकबर। और ये जो बातें हैं, ये बातें, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये उस टाइम के कई सारे उस टाइम के जो रूलर थे उनमें से किसी ने भी इस बात को नहीं माना। 15th 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में रूल, जैसे सफाविद, एक एग्जांपल ईरान है। ईरान में भी मुस्लिम रूल था, यहाँ भी मुस्लिम रूल था। मुस्लिम रूल के अनुसार यहाँ पे जो था रूलर कौन थे? सफाविद किंग। सफाविद किंग, ये सफाविद किंग जो है, इनके दरबार में कोर्ट आर्टिस्ट अपॉइंटेड थे। ये कोर्ट आर्टिस्ट, इनका एक बहुत ही फेमस कोर्ट आर्टिस्ट था जिसका नाम था बिहजाद। ये अपने टाइम का जो साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया में उस टाइम मुगल एम्पायर है, और आपको ईरान में सफाविद एम्पायर है, सफाविद किंग रूल कर रहे हैं। तो इस एरिया में ये जो बिहजाद है एक बहुत ही फेमस पेंटर हुआ करता था, और इन्होंने मतलब स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया, और इनके कोर्ट पेंटर्स का एक बहुत बड़ा समूह था। इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि हुमायूं जो था, हुमायूं भी अपने जब उसको इंडिया से भगा दिया गया था शेर शाह सूर के द्वारा, तो ये सफाविद एम्पायर के ही संरक्षण में ईरान में ही रहा था। उस टाइम ये भी जो हुमायूं है वो भी इस पेंटिंग से ये बहुत ज्यादा प्रभावित था। जब हुमायूं इंडिया आने लगा तो हुमायूं दो चित्रकार, उसका नाम आप अवश्य याद रखें, ये दो चित्रकार हैं, मीर सैयद अली प्लस अब्दुस समद। ये दोनों ऐसे चित्रकार हैं जो हुमायूं के साथ भारत आया था। ये दोनों ऐसे चित्रकार हैं जो हुमायूं के साथ भारत आया था, और ये जो चित्रकार हैं ये सफाविद किंग के संरक्षण में चित्रकारी करते थे। जब वहां से आने लगे तो सफाविद किंग ने इस दो चित्रकार को हुमायूं के इच्छा के अनुसार उनके साथ कर दिया, और इंडिया में आके यही मीर सैयद अली और अब्दुस समद जो है, ये एक तरह से हुमायूं तो बहुत जल्दी मर गए, लेकिन अकबर के टाइम में ये एक फाउंडर, अकबर के जो कोर्ट पेंटर थे उस कोर्ट पेंटर के गुरु के रूप में ये मीर सैयद अली और अब्दुस समद, स्पेशली अब्दुस समद, ये जो है बहुत बड़े पेंटर थे। इन्होंने मुगल कोर्ट में पेंटिंग को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। अब इसमें आप ये देखोगे जो पेंटेड इमेज है, पेंटेड इमेज के अंतर्गत लिविंग बीइंग का
पिक्चर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। एक तो शुरू में मान लो कि उलामा ने विरोध किया कि पेंटिंग बनना ही नहीं चाहिए, बाद में उलामा ने कहा अगर बनना भी है तो जो लिविंग बीइंग है, जैसे कि ह्यूमन है, मैन है, वुमेन है, जानवर है, पशु पक्षी, इनका नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जैसे बिल्डिंग है, पिलर्स है, इन चीजों को, नक्काशी है, इन चीजों को आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है लिविंग बीइंग नहीं है। जो लिविंग बीइंग नहीं है तो आप उसका चित्र बना सकते हैं, जो लिविंग बीइंग है उसका नहीं बना सकते, क्योंकि लिविंग बीइंग का चित्र सिर्फ ईश्वर ही बना, मतलब वो लिविंग बीइंग का क्रिएटर जो है सिर्फ ईश्वर है। लेकिन अकबर ने इन चीजों का भी विरोध किया। अकबर का क्या मानना था, अकबर का अगेंस्ट, उलामा के अगेंस्ट में बिल्कुल थे, और वो मानते थे कि ईश्वर अगर क्रिएटर है लिविंग बीइंग का, अगर उसका इमेज बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं, हम गॉड को या अल्लाह को क्या कर रहे हैं, उनके फेवर में, हम उनकी संकल्पनाओं को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। उसको चुनौती देना नहीं हुआ, एक तरह से उनका प्रे करना हुआ। पेंटिंग को वो प्रे के रूप में देखता था। उसको लगता था एक जो पेंटर होता था, एक जो पेंटर होता है, एक जो कलाकार होता है, वो अगर ईश्वर के बनाए हुए चीजों का अगर प्रतिकृति, अगर उसको इमेज क्रिएट कर रहा है तो ईश्वर को क्या कर रहा है, ट्रिब्यूट कर रहा है, ईश्वर के बहुत नजदीक है वो। तो ये देखो उलामा उसका विरोध कर रहे हैं और अकबर क्या कर रहा है, उसका फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे कि अकबरनामा में अकबर के कार्यकाल की जो सेवरल पेंटिंग्स क्रिएट किए गए, और अकबरनामा के अलावे भी बहुत सारे पेंटिंग्स किए गए। तो ये था पेंटेड इमेज। जब हम अकबरनामा की बात करते हैं तो अकबरनामा को समझने से पहले हमको ये देखना होता है कि अकबरनामा का लेखक कौन था, अकबरनामा को किसने क्रिएट, किसने कंपोज किया था। तो अकबरनामा को कंपोज करने वाला अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल है। ठीक है, अबुल फजल कौन है, तो अबुल फजल जो है आगरा का रहने वाला है, आगरा में ही इसकी परवरिश हुई है। अबुल फजल स्कॉलर है, उसको उन्होंने पढ़ा लिखा है किसमें, अरेबिक में, पर्शियन में, और ग्रीक फिलॉसफी का भी उन्होंने अध्ययन किया है, ग्रीक दर्शन शास्त्र और सूफीज्म पे भी इसका अच्छा खासा पकड़ था। तो इसके कारण क्या होगा, अकबर जो है इसको क्या बनाएगा, अकबर इसको अपना स्पोक पर्सन्स एंड पॉलिसी मेकर्स बनाएगा इसको, और इसी के कारण इसको अकबर क्या करेगा, अपॉइंट करेगा कोर्ट हिस्टोरियन के रूप में। ठीक है, जब इतना नॉलेज है, इतना अच्छा आदमी है, तो इसको कोर्ट हिस्टोरियन बनाना लाजमी है। इतना ही नहीं, जो अबुल फजल है, अबुल फजल के बारे में बोला जाता है कि ये जो था ये लिबरल था। लिबरल का मतलब ये होता है जो कंजर्वेटिव उलामा थे, उलामा इनके अगेंस्ट में थे, इनके थॉट के अगेंस्ट में थे। कंजर्वेटिव उलामा का मतलब क्या, वो चाहते थे शरिया के अनुसार रूल हो और मुस्लिम को ज्यादा से ज्यादा फेवर किया जाए, इन सारी चीजों को वो मानते थे उलामा। लेकिन ये जो थे कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल, वो उसके भी अगेंस्ट में था। और आपको पता है कि अकबर का रूल भी कुछ उसी तरह का रूल है। उसका रूल धर्म को लेके बायस्ड नहीं है। एक मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदुओं को, जैन को, बुद्धिस्ट को, हर एक को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। अपने बड़े बड़े पोस्ट पे उन्होंने लोगों को अपॉइंट किया था। तो इसके कारण अकबर और अबुल फजल के संबंध को आपने अच्छे से समझ लिया। अब जो है अकबरनामा की जब हम बात करते हैं, अकबरनामा जो है इसके 3 वॉल्यूम है बेटा, 3 या 3 बुक्स बोल सकते हो। इसको हिंदी में ही जिल्द बोलते हैं। ठीक है, 3 वॉल्यूम है इसका। ये 3 वॉल्यूम का जो पहला है, दूसरा है और ये तीसरा, पहला दूसरा, ये तीसरा जो है ये है आइन ए अकबरी। ये तीसरा वॉल्यूम आइन ए अकबरी है। पहला और दूसरा ये भी क्रॉनिकल है और ये भी क्रॉनिकल है। पहला और दूसरा दोनों क्रॉनिकल है।
पहला जो है ये एडम्स, मतलब सृष्टि का जब आदम बोलते हैं, जब सृष्टि का उदय हुआ तब फ्रॉम आदम टू अकबर एज ऑफ 30 ईयर, अकबर का 30 ईयर के एज तक का विवरण ये इसमें दिया गया। मतलब आदम सृष्टि के उदय, इस्लाम में माना था आदम ने सृष्टि का उदय किया था, तो वहां से लेके अकबर का जो 30 वर्ष का जब उम्र हुआ था वहां से लेके यहाँ तक का इन्होंने विवरण किया है। ये है आपका फर्स्ट वॉल्यूम, जिसको क्रॉनिकल के रूप में हमने बताया था, सिस्टमेटिक डेट वाइज डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया है। दूसरा जो क्रॉनिकल है, इस क्रॉनिकल में इसके बाद शुरू करेगा यहां से, और ये जो क्रॉनिकल है एंड एट द 46th ईयर्स रूल ऑफ अकबर, अकबर के शासन का 46वां वर्ष, मतलब अकबर ने 46वां वर्ष तक शासन, जब 46वां वर्ष जब उसका पूरा होने वाला था तब तक का विवरण इसमें है। अब इसको अगर इस रूप में देखा जाए तो ये जो अकबरनामा है इसकी राइटिंग 1589 में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना, और ये 13 वर्ष तक लगभग चला था। माना ये जाता है कि ये जो एंड हुआ है ये 1602, अगर 13 इसमें जोड़ दे, और ये इस हिसाब से अगर देखोगे तो अकबर का 46वां वर्ष भी 46th ईयर शासन का इसका पूरा हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर पीछे घटाओगे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट जो है ये माना जाता है। अकबर का रूल कब स्टार्ट हुआ? 1556। अगर इसमें 46 ऐड कर दो तो 2, ये 1600 ये हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 46th ईयर कब पड़ता है अकबर के रूल का। अकबर के रूल का 46th ईयर जो है ये 1602 में पड़ता है। तो 1602 तक का विवरण इसमें दिया गया है। और थर्ड जो है वो है आईने अकबरी, ये पूरे एम्पायर के बारे में, उसके कृषि, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, इतनी चीजें अगर समझ में आ गई होंगी तो आगे जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रिप्शन करते करते जो ये तुम्हारा अबुल फजल है, अबुल फजल बूढ़ा हो चुका है। बूढ़ा तो उतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है। 1601 में इसके खिलाफ षड्यंत्र कौन करता है? सलीम। कौन? सलीम। सलीम मतलब जहांगीर। और सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा हत्या कर दी जाती है। किसकी? अबुल फजल की। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो ये जो था, ये चीज याद रखना, इसकी हत्या किसने की और षड्यंत्र में कौन शामिल था? अकबर का बेटा सलीम शामिल था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके अकबरनामा से ही जुड़ा हुआ। अकबरनामा में जो है ये देखो, अकबर का काल का हिस्टोरिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्क्राइब किया गया है। और अकबर के काल का जियो पॉलिटी, सोशियो कल्चरल, इन सारी चीजों के को पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए अकबरनामा में डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो ये जो अकबरनामा है एक कह सकते हो कि विशाल विवरण है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अकबरनामा के बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं बादशाहनामा। बादशाहनामा का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है हिस्ट्री ऑफ किंग। बादशाह मतलब किंग, हिस्ट्री ऑफ किंग। अबाउट व्हिच किंग, किस बादशाह के बारे में है ये बादशाहनामा? तो ये शाहजहां के बारे में है।
शाहजहां जो है अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां का रूल एस्टेब्लिश होता है। शाहजहां का रूल जो है वो एस्टेब्लिश होता है 1627 के बाद, ठीक है। तो 1627 से लेके शाहजहां जो है वो लगभग 1658 तक रूलर रहता है, ठीक है। उसके बाद इसको कैद में डाल दिया जाता है, तो फिर इसके बाद ये बहुत दिनों तक कैद में, उसके बाद इसकी डेथ होती है। चलो ठीक है। हु वाज द ऑथर, ऑथर इसका कौन था? तो ऑथर इसका अब्दुल हामिद लाहौरी। ये याद रखना है कि बादशाह नामा का ऑथर कौन था? तो अब्दुल हामिद लाहौरी। ये एक्चुअली शिष्य था, चेला किसका? अबुल फजल का। और अबुल फजल को किसने कोर्ट हिस्टोरियन अपॉइंट किया था? अकबर ने। और इन्होंने अकबरनामा को कंपोज किया था, अकबरनामा को इन्होंने तैयार किया था। तो उनका शिष्य होने के कारण शाहजहां जो है वो अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में सुना था। तो अब्दुल हामिद लाहौरी को ही शाहजहां ने अपना कोर्ट हिस्टोरियन अपॉइंट किया और बोला कि मेरे कार्यकाल का भी आप इतिहास लिखो, आप क्रॉनिकल तैयार करो। तो फिर अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहजहां के कार्यकाल का क्रॉनिकल तैयार करना शुरू किया। और ये जो बादशाह नामा है ये भी 3 वॉल्यूम में है, 3 बुक्स। दिस इज ऑल्सो इन 3 वॉल्यूम, मतलब 3 जिल्दों में ये भी विभाजित है। 3 जिल्द में जो पहले प्रत्येक जिल्द जो है वो 10 वर्ष का है, 10 ईयर। इच जिल्द ऑफ 10 ईयर, ये भी 10 ईयर और ये भी 10 ईयर, ऐसे करके है। अब इसमें देखो जो पहला जिल्द है और दूसरा जिल्द, ये जो है 1627 टू 1647 के बीच के जो शासन है शाहजहां के, उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन मिला। तो शाहजहां के कार्यकाल का 1627 से 1647 के बीच में दोनों जिल्द को समेट लिया गया। इसका मतलब पहला जिल्द जो होगा उसमें 1627 टू 37, दूसरा जिल्द जो होगा उसमें 1637 टू 47 होगा। जो थर्ड जिल्द है, थर्ड जिल्द ये 1647 टू 1657 होगा। और 57 के बाद आपको पता है कि शाहजहां के कई बेटे, 4 बेटे थे। 4 बेटे में जैसे दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब हो गया, मुराद हो गया, ये सारे 4 बेटों ने मिलकर आपस में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया ताकि राजा कौन बनेगा शाहजहां के बाद। तो उसी युद्ध में शासन व्यवस्था डमाडोल हो गई और इस तरह से 58 आते आते औरंगजेब जो है शाहजहां के हाथ से शासन छीन लेता है, ठीक है। तो 57 तक जो है आप कह सकते हो कि 1627 से 1657 तक के शाहजहां के कार्यकाल का जो डिस्क्रिप्शन है, जो व्याख्या की गई, वो बादशाहनामा में की गई है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट 2 जिल्द जो है उसको तैयार किया था अब्दुल हामिद लाहौरी ने। और इसमें जो कमियां हैं, जिसको बोलते हो आप लोग, अभी जब बुक लिखते हो तो उसको क्या करते हैं, कोई दूसरा आदमी उसको फिर से पढ़ता है, कोई गलती तो नहीं है, तो उसको सुधार करने के लिए, गलती सुधार करने के सादुल्ला खान, क्या नाम था उसको, सादुल्ला खान ने इसमें सुधार किया था। और जो लास्ट वॉल्यूम है इसको लिखने वाले वारिस थे, वारिस, WARIS। वारिस जो है ये भी एक स्कॉलर थे शाहजहां के कालकाल में, क्योंकि 1647 आते आते अब्दुल हामिद लाहौरी बहुत बूढ़ा हो चुके थे। उनकी एज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब वो लिखने के लायक नहीं रहे थे, पढ़ने के लायक नहीं रहे थे। तो फिर ये काम जो है वारिस को दे दिएगा। और वारिस ने अगले 10 वर्ष का, मतलब तीसरा वॉल्यूम किसने तैयार किया, इतिहासकार वारिस ने तैयार किया। तो इस तरह से बादशाहनामा का लेखक कौन था, तो आप एक नाम अब्दुल हामिद लाहौरी
लिखोगे, लेकिन पूछेगा अब्दुल हामिद लाहौरी के बाद और दूसरा इसमें लेखक कौन था, जो छोटे जो बादशाहनामा के जो अंतिम वॉल्यूम जिसको लिखने का काम किया, तब उसमें तब लिखोगे वारिस, तब उसका आंसर होगा वारिस। लेकिन सिर्फ ये पूछा जाए हु वाज द ऑथर ऑफ बादशाहनामा, देन आंसर विल बी अब्दुल हामिद लाहौरी। थैंक यू, आज के लिए इतना है।